साथियों, PCS 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई है 14 मई 2023 को, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र का जो फर्स्ट सीरीज है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, इसका हल आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये हमारे पास सी सीरीज उपलब्ध है, तो सी सीरीज का हल प्रश्न पत्र आप मिला सकते हैं, और जिन लोगों के पास अन्य सीरीज हैं वो अपना प्रश्न मैं स्पष्ट यहाँ पर व्याख्यात्मक उत्तर भी देने का प्रयास करूँगा, तो वो सीरीज आप सेट कर सकते हैं अपने सीरीज के साथ। तो इसमें जो सी सीरीज है उसका पहला प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर साथियों डी है, 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बजट 2023-24 के अनुसार डी उत्तर ये सही है, 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो ब्रिटिश राजघराने से जुड़े प्रिंस हैरी द्वारा ये पुस्तक स्पेयर का लेखन किया गया है, अर्थात दूसरे प्रश्न का उत्तर बी सही है, प्रिंस हैरी द्वारा स्पेयर पुस्तक की रचना की गई है। तीसरा प्रश्न है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो जो संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो संसाधन सुरक्षित रहें, तो ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट डी उत्तर सही है। प्रश्न 3 का उत्तर डी सही है, सतत विकास। प्रश्न 4 है, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। तो अभिकथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, तो बिल्कुल सही है। जो भारतीय संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा से मिलकर होता है। और कारण बताया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। तो ये व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो अधिनियम नहीं बनता, अर्थात तो डी उत्तर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह भिक्षु कौन थे। तो राजा मिलिंद या मिनांडर वो जो है एक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो नागसेन उत्तर बी सही है। 5वें प्रश्न का उत्तर बी अर्थात नागसेन सही है। इसके बाद जो है 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये बिल्कुल सही है। कर्क और मकर रेखा के मध्य यानी जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है पृथ्वी का, उस पर जो है सूर्य लंबवत चमकता है, और लंबवत चमकने के चलते
वो जो है वहाँ पर वाष्पन सर्वाधिक होता है, जिससे वहाँ की लवणता बढ़ जाती है। अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आते हैं, बिल्कुल गलत है। ये जो है 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे ज्वार आएंगे, अर्ध ज्वार। और बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा इसमें दी गई, ये गलत है। बेंगुला वो जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसी प्रकार यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होगी, गलत है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही स्थिति में होते हैं तो वो जो है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सहयोग देने लगती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर बृहद ज्वार का निर्माण होता है। तो साथियों, जो उत्तर सही है वो महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। 7वां क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसको समझ लेते हैं। पहला है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत सागर में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सही है, ये गर्म धाराओं से जुड़ा है। और दूसरा है कि गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। दोनों जो है उत्तर सही है, अर्थात बी सही है, 1 व 2 दोनों सही है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें अनेक महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिस्सा लिया था। उनमें प्रमुख रूप से अरुणा आशा फली, मतंगनी हजारा, कनकलता बरुआ जो असम की थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। और उषा मेहता ने जैसे कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। लेकिन शांति घोष यानी विकल्प डी सही है, क्योंकि शांति घोष ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। 9वां क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमेन जो है आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सी उत्तर इसका सही है। 10वां क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे जो पुरुष होंगे उन्हें अब जो है सैनिक सेवा अनिवार्य देनी होगी। वो जो है ताइवान ने ये लागू किया है। ताइवान ने 22 दिसंबर 2022 को निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2005 के बाद उसके यहाँ जन्मे जो भी पुरुष होंगे, युवा होंगे, वो सैन्य सेवा अनिवार्य रूप से 1 वर्ष की जरूर देंगे। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 के तहत यदि उल्लंघन होता है तो आवश्यकता अनुसार जो 5 रिटें संविधान में वर्णित हैं उनको वो जारी कर सकती है। फिर दूसरा है इसमें कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी जाने वाली इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये दूसरा जो है विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसद जो है ये मूलाधिकारों की बहाली की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, उसको कानून बना करके वो जो है
समाप्त नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती या दूसरे न्यायालय को नहीं दे सकती। इसके पश्चात 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता। तो बरेली उत्तर प्रदेश में साथियों क्रांति का नेता जो था भारतीय नेता खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ऑप्शन बी सही है। वो 1857 की क्रांति में बरेली में उन्होंने नेतृत्व किया था। अन्य विकल्प अन्य शहरों के लिए जैसे नाना साहब ने कानपुर में, हजरत महल ने जो है लखनऊ में, और कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था जगदीशपुर में। तो खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% क्षेत्र वन क्षेत्र है। 12.8% वन क्षेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश के हिस्से में, केवल 6.88% ही जो है फॉरेस्ट एरिया आता है, वन क्षेत्र आता है, अर्थात ये पहला गलत है। फिर दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये सही है, अर्थात केवल 2 सही है, विकल्प सी सही है। 13वें का विकल्प सी सही है। 14वां क्वेश्चन है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला यह है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे। तो जर्मनी के वो मूल निवासी नहीं थे, मूल निवासी थे, और जो है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये दोनों ही सही है मेरे अनुसार। वो जर्मनी के मूल निवासी थे और वो जो है 600 वर्षों के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, पोप बेनेडिक्ट 16वें, अर्थात 14वें प्रश्न का जो विकल्प सी है वो सही है। 15वें प्रश्न पर आते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरण योग्य हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो जिनका रिन्यूएबल हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, अर्थात विकल्प डी सही है 15 का। 16वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो नेपाल में जो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला विमान था वो यति एयरलाइन का था। नेपाल की जो एयरलाइंस का नाम भी वो यति एयरलाइन है। 17वां क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो ये टप्पा शैली जो है संगीत की वो विकसित हुई थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। उत्तर इसका सी सही है। 18वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया। तो सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान राज्य में किया गया था, अर्थात 18वें क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। इसके बाद जो है 19वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का जो है गठन होता है। तो अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। फिर जो है अनुच्छेद 315 वो लोक सेवा आयोगों यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। और जो है इसके बाद अनुच्छेद 280 वो वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो अनुच्छेद 338 से संबंधित है, अर्थात विकल्प ए सही है। 19वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। 20वां प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं। तो इसमें देखिए, पहला कि महान्यायवादी के पद पर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है, वो अर्हता रखता हो। लेकिन दूसरा जो विकल्प है इसमें दिया गया है दूसरा कि महान्यायवादी को अपने पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो ये दूसरा गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत होती है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होती है। जैसे ही सरकार त्यागपत्र दे देती है तो वैसे ही महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि वो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। तो इसमें केवल एक सही है, अर्थात विकल्प हमारा 20वें क्वेश्चन का वो डी सही है। 21 है, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कथन कहा गया है। तो अभिकथन है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, वो जो है पर्यावरण संरक्षण में जरूरी है। और कारण दिया जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो ये गलत है, अर्थात केवल ए सत्य है, अर्थात डी ऑप्शन सही है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। इसके पश्चात साथियों 22वां क्वेश्चन है कि कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटना है। तो इसमें जो है मोपिला विद्रोह, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। तो साथियों यहाँ पर जो है होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, और इसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुए और मोपिला विद्रोह हुआ। खिलाफत आंदोलन सबसे लास्ट में है, अर्थात विकल्प बी सही है। 23वां क्वेश्चन है, ये पर्वत और देश का मिलान करना है साथियों। यहाँ पर किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में है, और टूबकल पर्वत चोटी वो जो है युगांडा में, और स्टेनली जलप्रपात मोरक्को में स्थित है, और डी है हागर यानी अल्जीरिया में स्थित है। तो इस तरीके से 23वें क्वेश्चन का विकल्प वो सी सही है। इसके पश्चात जो है सूची मिलान करना है कि पेप्टिक अल्सर किन कारणों से होता है, डेंगू, पीलपाव और मलेरिया। तो यहाँ पर साथियों डेंगू विषाणु जनित रोग है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से मानव को संक्रमित कर देता है, अर्थात तो आप ये बी का सीधे मिलान करिए आप 4 से। और पेप्टिक जो अल्सर का प्रमुख कारण है वो क्रम होता है, जिससे जो है पेप्टिक अल्सर की समस्या हो जाती है। पील पाँव वो जो है एक प्रोटोजोआ द्वारा जनित है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वो जो है जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो स्वेल्ड अप हो जाती है। और डी मलेरिया, वो मलेरिया जो है वो एक इसमें जो दिया गया है मलेरिया वास्तव में प्रोटोजोआ द्वारा जनित है। एक यहाँ पर मिलान इसका स्पष्ट मैं करा दूं, डेंगू विषाणु द्वारा है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, 2 जगह विषाणु लिख दिया गया है। इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं कि डेंगू जो है यानी B1 सही है, और B1 अर्थात ये ऑप्शन सी सही होगा इसका। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही होगा। ए पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया द्वारा, इसमें बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु लिखना था तो हिंदी में गलत लिख दिया है, वो जो है विषाणु लिख दिया है उसकी जगह पे। तो आप इंग्लिश का माना जाएगा, लोक सेवा आयोग इंग्लिश में जो आपको दिया गया उसको मानेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर जो है बैक्टीरिया के कारण, और डेंगू विषाणु जनित रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, जबकि जो है एलिफेंट फुट वो वार्म जनित है। तो इस तरीके से मैचिंग स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा त्रुटिवश गलती से छपा हुआ है। 25वां क्वेश्चन
भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक विधान परिषद में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और 2 है कि राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर पहले एक अपवाद स्वरूप था, 32 सदस्य थे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी में 40 है। तो दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, अर्थात पहला जो है कूट सही है, ए सही है। इसका 25वें का ए सही है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों 2 फरवरी को हम जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं, अर्थात इसका उत्तर डी सही है, 2 फरवरी। यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना अर्थात MDM को PM पोषण योजना के रूप में 29 सितंबर 2021 को ये बदल दिया गया। तो ऑप्शन इसमें 2021 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन सही है 27 का, 29 सितंबर 2021 को अब जो है मध्याह्न आहार योजना अर्थात MDM का नाम PM पोषण योजना हो गया है। 28वां क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे कर्तव्य न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। तो साथियों जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, और सामान्य रूप से उपराष्ट्रपति वस्तुतः उच्च सदन राज्यसभा का सभापतित्व करता है, अर्थात उसका प्रमुख कार्य जब राष्ट्रपति पद पे रहता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। इसलिए उसके कार्य अगर न्यायालय उसके निर्वाचन को अवैध ठहराता है तो उपराष्ट्रपति के कार्यों को विधि मान्यता दी जाएगी। अर्थात इसमें जो उत्तर सही है वो केवल एक सही है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो साथियों जैनुल आबदीन, डी ऑप्शन सही है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, वो अपनी उदार नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने जो है अकबर की भांति जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसीलिए उसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। फिर 30वां क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो हांगुल नाम का हिरण जो पाया जाता है वो दाची गाम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और यही कस्तूरी मृग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो उत्तर है 30वें क्वेश्चन का वो ए सही है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद जो है 31वां है, संधारणीय विकास के संदर्भ में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो है पहला ये है कि वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है ये। और वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास के लक्ष्य के विकास विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सत्य हैं, पुनरावलोकन भी होता है, और ये सी 31वें प्रश्न का उत्तर सी है। इसके पश्चात जो है 32वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम चरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो एक प्रकार से रिपीट क्वेश्चन है, ये ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है
कि जब हम अपने संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हमारी आवश्यकता पूरी होते हुए वो जो है भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे, तो उसे हम सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और 32वें क्वेश्चन का उत्तर डी सही है। 33वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो साथियों, ये दूसरी बार चुने गए हैं सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा सी आंसर है। ये जो है साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर इन्हें दूसरी बार चुना गया है। फिर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो ये बिल्कुल जो है संविधान सभा से जुड़ा ये प्रश्न है। इसमें आप जो है सबसे पहले जो घटना है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी जो पहली बैठक हुई थी साथियों वो 9 दिसंबर 1946 को, तो ये पहला हो गया। फिर प्रारूप समिति की स्थापना 1947 में अगस्त में हो गई थी। प्रारूप समिति की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 नवंबर 1949, ये जो है तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करना, वो जो है अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, वो जो है सबसे आखिरी की तिथि होगी। अर्थात ये जो हमारा विकल्प है सी वो सही है। इसके पश्चात जो है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, फैशन ग्रॉसरी जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान बना लेगा। तो आप जानते हैं ऑनलाइन परचेजिंग का बहुत ई कॉमर्स का स्तर बढ़ता जा रहा है, और इसमें भी ये कहा गया है कि 2030 तक 2/3 जो है हिस्से में हिस्सेदारी हो जाएगी इसकी। फिर इसके बाद जो है PMY सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है, ये भी सही है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं के बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर हैं। मेरे हिसाब से ये डी विकल्प सही है। इसके बाद जो है 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित है? तो सहज प्रकाश की लेखिका सहजो बाई है, उन्होंने ये प्रश्न लिखा है। तो ये विकल्प 36वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कैप्टन हॉकिंस, एक कथन दिया गया है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। तो साथियों यहाँ पर सन गलत लिखा हुआ है। 1608 में वो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। और इसमें एक कहा गया है दूसरा कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। साथियों जहांगीर भी तुर्की भाषा का बहुत ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुझ-ए-जहांगीरी। तो जब ये आया है कैप्टन हॉकिंस, तो इसने जो है जहांगीर से जो वार्ता की है वो तुर्की भाषा में की है। अर्थात ये दूसरा विकल्प सही है कि जो है यानी केवल 2 सही है, विकल्प डी सही है। इसमें तुर्की भाषा का वो जानकार था, वो 1608 में भारत आया था जहांगीर के दरबार में। इसके बाद जो है 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में लगाइए। तो यहाँ पर जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो प्रथम पेशवा थे, इसके बाद बाजीराव थे, और जो है इसके पश्चात तो जो नारायण राव और माधव राव का क्रम आता है। मेरे हिसाब से इसमें सी विकल्प सही है, और ये जो है 38वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया।
39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसमें आप जानते हैं सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल से ही इसका उत्तर आ जा रहा है। सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में विश्व में, अर्थात विकल्प डी अपने आप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लास्ट में दिया हुआ है सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसी से ही उत्तर स्पष्ट हुआ जा रहा है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्धनता के प्रकार है, इसमें देखते हैं which one of the following is are the types of poverty। तो उसमें जो है पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता और फंक्शनल प्रकारात्मक। तो यहाँ पर जो सापेक्ष निर्धनता की बात है वो सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी का उल्लेख अर्थशास्त्र में रिलेटिव पॉवर्टी है, और साथ में जो परम निर्धनता की बात है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात है कि जब किसी व्यक्ति को जो भोजन पानी की भी व्यवस्था न हो तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी पहला भी सही है इसमें, दूसरा भी सही है। और इसमें जो है जो सब्जेक्टिव पॉवर्टी की बात है व्यक्तिपरक निर्धनता, तो मेरे हिसाब से व्यक्तिपरक निर्धनता नहीं है, प्रकारात्मक निर्धनता तो हो सकती है। तो फिलहाल ये यदि हम कूट के हिसाब से देखें तो कूट में हमें 1 व 2 सही लग रहे हैं, अर्थात 40वें का उत्तर डी सही है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह कौन अधिकारी होते थे? तो वैदिक काल में भाग और बल जैसे कर लिए जाते थे, उसी से ये शब्द जुड़ा हुआ है। भाग दुह राजस्व कर जमा करने वाला होता था। 41 का बी उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो जननी सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो मातृ मृत्यु दर के साथ साथ नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, दोनों ही उद्देश्य हैं। यानी जो हमारा MMR है वो कम करना है और जो नवजात मृत्यु दर है उसे भी कम करना है, अर्थात विकल्प ए सही है। 42वें क्वेश्चन को देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम। तो साथियों, महिला रेजिमेंट जो आजाद हिंद फौज 1943 में गठित हुई थी, वो उसमें महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और इस रानी झांसी रेजिमेंट की जो मुखिया थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो ये रानी झांसी रेजिमेंट है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती, सही है। नंबर 2, इस मिट्टी में लौह अयस्क और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, दोनों सही है। खनिज नीचे चले जाते हैं, ये मेरे हिसाब से 44वें में भी सही है। 1 व 2 दोनों सही है। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान जो उड़ीसा में हुआ था के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों को अनुवादित किया? ये साथियों ज्वालामुखी मंदिर से जुड़े पुस्तकालय से 300 संस्कृत पुस्तकों को फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, और उसने दलायले फिरोज शाही के नाम से इसको अनुवादित करवाया था अजीजुद्दीन खान से। तो विकल्प डी सही है। अजीजुद्दीन खान ने 300 संस्कृत पुस्तकों को दलायले फिरोज शाही के नाम से अनुवादित किया था। 46वां क्वेश्चन है। अभिकथन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु
तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। और कारण है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, अर्थात विकल्प डी सही है। ये जो है तमिलनाडु का जो कोरमंडल तट है वो वस्तुतः शीतकालीन मानसून में के दौरान यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जब पलट करके पवनें चलती हैं। तो भारत का एकमात्र स्थान है कोरमंडल तट, जहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून की अपेक्षा शीतकालीन मानसून से वर्षा अधिक होती है। 47वां क्वेश्चन है कि पोषक स्तर बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ये केवल प्लांट्स के द्वारा, केवल पौधे वो पोषण स्तर बनाते हैं। इसके बाद जो है 48वां क्वेश्चन है, बजट पर आधारित है। संघीय बजट 2023-24 के योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, ये बिल्कुल सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से दोनों जो है 1 व 2 दोनों सही है, अर्थात ए उत्तर सही है। पंचायती राज 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए, एक है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की, ये बिल्कुल सही है। अशोक मेहता का मानना था कि जो है ग्राम स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था उसे समाप्त कर देना चाहिए और जो है 3 टायर सिस्टम के स्थान पे 2 टायर सिस्टम को, यानी जिला पंचायत और जो है मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत हो। फिर दूसरा, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये भी सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, अर्थात 49वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। 50वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये कालानुक्रम में देखें तो यूनानी जो है पहले आक्रमणकारी थे, उसके बाद शक आए और उसके बाद कुषाणों का आगमन हुआ, अर्थात ये 50वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। 51वां क्वेश्चन है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास करने का श्रेय जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। स्पेन और अमेरिकी वासियों ने ही फिलीपींस में सबसे पहले गन्ने की कृषि को प्रारंभ किया था। 52वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक है धूम्रपान मुक्त बनाना, तो इसने कानून पारित कर दिया है और लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक वो जो है न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से धूम्रपान मुक्त बना देगा। 53वां क्वेश्चन है, इसमें भी अभिकथन है, कारण है। एक अभिकथन को देख लेते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, बिल्कुल सही है। और कारण है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो मेरे हिसाब से जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ए उत्तर इसका सही है। इसके पश्चात है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राविधान संविधान की अनुसूची, ये जो है पूछा गया है कि किस भाग में उल्लेखित है। तो
इसमें जो दिया गया है राजभाषा, संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दिए गए, अधिकार दिया गया है। तो इसको स्पष्ट कर देते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। 54वां क्वेश्चन, 54वें क्वेश्चन का उत्तर देखिए, राजभाषा से संबंधित जो प्राविधान है वो संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है, अर्थात ये पहला विकल्प ए सही है। इसके बाद जो है 55वां क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों, जैसे कि अभी चुनाव हुए थे, तो उनका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और जितने भी पंचायत के तीनों स्तर हैं उनके चुनाव का संचालन करता है, अर्थात 55वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। इसके बाद जो है एक सुमेलन है, जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और सिद्धांत के प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत है, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, देने वाले हैं एडविन कैनन। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री है एडविन कैनन ने उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया है वो थॉमसन द्वारा प्रतिपादित है। जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत देने वाले माल्थस हैं, और जो है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हेनरी जॉर्ज है। इस तरीके से इनका जो मिलान है वो देख लेते हैं कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन, अर्थात ए का 3 सही है, और उसी से सभी आ गए उत्तर, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 56वें क्वेश्चन का उत्तर डी है। उसमें जो है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनिन ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने दिया है, और जो है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत देने वाले हेनरी जॉर्ज है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देने वाले थॉमसन है, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत देने वाले माल्थस है। इसके पश्चात 57वां क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो होती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। 58वां क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक, तो अर्थशास्त्री है विमल जालान द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, अर्थात सी उत्तर सही है। 59वां क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जल का परिवहन करता है, खनिज तत्वों को पौधों को पहुंचाने का कार्य करता है। 59वें प्रश्न का उत्तर ए है। और 60वां प्रश्न है 60 प्रश्न में कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो वेटलैंड होता है, यानी आर्द्र भूमि, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 61वां क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्राविधान करती है। तो अनुच्छेद 108 में यह दोनों सदनों के बीच जो है मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुला सकता है, तो इसका प्राविधान है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108, वो जो है प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको जो है यानी ये दोनों सही है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 62वां क्वेश्चन है 62,
निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर ए लैंगिक समानता जो जेंडर इक्वलिटी ये लक्ष्य रखा गया है। शून्य भूख यानी जीरो हंगर की स्थिति, कोई भूखा न रहे। और डी अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये रखे गए हैं। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान वो जो है ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ का। फिर 63वां क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो वर्तमान में साथियों ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य वो सोनभद्र में है। पहले ये जो है वाराणसी में बहुत हिस्सा आता था, लेकिन अभी सोनभद्र चूंकि पृथक जिला बन गया है तो वहां पर स्थित है। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। बिल्कुल गलत है। ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी। तो पहला उत्तर ये गलत है। इसके बाद राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। तो केवल इसमें 2 सही है, ए उत्तर सही है। 65वां क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 2022 में साथियों ये इसका स्थान 10वां था और 2023 में इसका स्थान 8वां हो गया शायद। तो ये ऑप्शन डी सही है। 65वें का उत्तर कि जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उत्सर्जन में इसका स्थान विश्व में 10वां है। ईवी रामास्वामी नायक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 2, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो साथियों ईवी रामास्वामी नायक दक्षिण भारत के एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े नेता थे और वो ना तो इसलिए एक सही है और ना ही 2। आंसर सी मेरे हिसाब से सही है। ईवी रामास्वामी का संबंध इन दोनों ही बिंदुओं से नहीं है। 67वां क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित है? कि 2045 तक भारत जो है स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वो ये लक्ष्य भारत का निर्धारित है, अर्थात बी उत्तर सही है 67वें प्रश्न का। 68वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित योजना वर्ष को देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 इसमें दिया गया है। और जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, एक मिनट, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर बी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। और 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 सही है। बी ऑप्शन रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही है। और सी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई थी, ये भी सही है। जो डी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 लिखा हुआ है, वस्तुतः ये 2022 में प्रारंभ हुई, अर्थात यही सुमेलित नहीं है। जो 68वें का आंसर है वो डी सही है। इसके पश्चात 69वां क्वेश्चन है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय, जो गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है इस बार डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, यानी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ए ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है 69 का। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट
की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उनके बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके पश्चात ये पुस्तकें दी गई है और इनको सुमेलित करने को कहा गया है। ए मिरात ए सिकंदरी, ये जो है सिकंदर बिन महमूद द्वारा लिखी गई कृति है और गुजरात विजय से इसका संबंध है। गुजरात के जो विजय अभियान है उनका उल्लेख इसमें किया गया है। और इसके बाद जो बी है बुरहान ए माशिर, बुरहान ए माशिर ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास इसमें उल्लेखित है। और सी रियाज उस सलातीन, इसमें बंगाल का इतिहास उल्लेखित है सी में। और जो है जो रियाज उल इंसा है, रियाज उल इंसा ये महमूद गवा के विजय अभियानों से संबंधित है। और महमूद गवा का जो संबंध है वो जो है 3, अर्थात ये जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है पूरी तरीके से। इसके बाद 72वां क्वेश्चन है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में ये स्थापित किया गया है। 73वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक मल पदार्थ, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट ये सब बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये जो कीटनाशक है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो है बायोडिग्रेडेबल यानी 73 का बी उत्तर सही है। 74वां राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो ये इन सीटू संरक्षण कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। 75वां क्वेश्चन है जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला जो है वो जो है जलीय अवस्था में काम करता है। ये एक बायो फर्टिलाइजर है जो धान की खेती के लिए उपयोगी है, अर्थात 75वें क्वेश्चन का उत्तर बी एजोला सही है। 76वां क्वेश्चन है परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है। तो इसमें समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित है और ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। 76वें का जो सी उत्तर सही है, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। 77वां है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो ये वाराणसी है साथियों, प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। ये बी वाराणसी में 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी हमारे G20 समिट के तहत। 78वां है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की। तो ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इसके बाद बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और इस राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का जो है सिफारिश करना था कि हिंदी कहाँ तक सरकारी कार्यों में सक्षम हुई है, उस हेतु सिफारिश करना था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी भी बहुत सारे कार्यों में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने केवल 15 वर्षों के लिए अनुच्छेद 343 के तहत ये अनुमति दी थी, अर्थात 78वें क्वेश्चन का उत्तर जो है डी 15 वर्ष है। 79वां है निशार उपग्रह जो निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका का जो नासा है उसके साथ मिलकर के निशार उपग्रह को विकसित किया है। 80वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें मांटेवीडियो उरुग्वे में है, बिल्कुल क्लियर है। जकार्ता इंडोनेशिया का बंदरगाह है। रॉटरडम नीदरलैंड का है, लेकिन ये इगोर्का ये चीन का नहीं है। तो साथियों 80
80वें प्रश्न का उत्तर इगारका चीन अर्थात बी जो है सही उत्तर है। 81वां है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, सी उत्तर सही है। वो पहली हमारे जो है लोकसभा अध्यक्षा हुई हैं। और 82वां है कि निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित है? तो प्राणहिता ये महानदी को दिखा रहा है, जबकि प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी नदियां सुमेलित हैं परस्पर। ए प्राणहिता महानदी ये सुमेलित नहीं, ये उत्तर सही है। इसके पश्चात 83वां है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता द्वारा किया गया? तो यहाँ पर साथियों कई किसान सभाएं गठित हुई थी। उनमें जो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन वो इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर अग्निहोत्री के संयुक्त प्रयासों से स्थापित हुआ था। बाबा रामचंद्र ने फिर अवध किसान सभा 1920 में स्थापित की थी, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की थी। तो 83वें क्वेश्चन का उत्तर सी सही है। 84वां निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो साथियों ए गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा है, निर्माणाधीन है बहुत तेजी से और शीघ्र ही लोगों को अवसर मिलेगा इस पर चलने का। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेस वे। 85वां है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर के 2022 में 132 हो गई, ये गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में जो 130 थी वो 2022 में 132 तक गिर गई, ये दूसरा सही है, क्योंकि जब जो है सूचकांक में स्तर गिरता है तो वो घटेगा मामला। इसके बाद 86वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें ए सही है, प्राकृतिक वास का विनाश, जो नेचुरल हैबिटेट है वो जो है नष्ट हो जाता है, वो सर्वाधिक हमारे जो बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के लिए जिम्मेदार तत्व है। अर्थात 86वें का ए उत्तर सही है, प्राकृतिक वास का विनाश। 87वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी? तो रियो ग्रांडे ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा के बीच में स्थित नदी है। 88वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, बिल्कुल सही है, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। 2 बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है, ये गलत है। बेतवा नदी हमीरपुर जिले में वो जो है यमुना नदी से मिलती है, अर्थात केवल एक सही, अर्थात 88वें का ए विकल्प सही है। इसके बाद केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें साथियों कौन सा वाक्य सही है देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति वो 3.5% है। इसमें ये कहा गया कि 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ का है। तो साथियों यही गलत है, क्योंकि बजट में 45 लाख समथिंग का ये अनुमान दिया गया है, अर्थात बी उत्तर इसका सही है। और एक ये कहा गया है कि राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, तो राज्यों के को 20 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है। और इसमें जो है 2025-26 के लिए जो राजकोषीय घाटे को 5.5 से नीचे लाने का लक्ष्य, ये सी दोस्तों सही है, क्योंकि इसमें जो है ये रखा गया है कि जो है 5.5
प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य, बल्कि 4.5% नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित है। तो ये बी ऑप्शन को क्लियर कर लीजिए आप। इसके बाद जो है 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो साथियों इसमें जो दोहरे दंड का प्राविधान है 20 के सब क्लास 2 में दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है एक ही अपराध के लिए। इसमें जो है अगला है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये भी नहीं बनाया जा सकता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और यातना के विरुद्ध निषेध की बात है और स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो मेरे हिसाब से ये सी सही है, यातना के विरुद्ध निषेध नहीं है, बल्कि ये जो है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो अनुच्छेद 20 का सब क्लास 3 कहता है कि वो जो है लेकिन अंगुली छाप लेना या रक्त के नमूने लेना या जो है पसीने के नमूने लेना, ये जो है स्वयं के साक्ष्य, वो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सी उत्तर सही 90 का। 91वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया। तो नदीम जहावी को हटाया गया है टैक्स स्कैंडल, उसमें जो है टैक्स भ्रष्टाचार के लिए उन्हें हटा दिया गया है। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें ये प्राविधान किया गया है 120 सदस्यों का जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्राविधान किया गया है, अर्थात ए विकल्प सही है। इसके बाद 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक केंद्रीय बजट 2023-24 का अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित दोस्तों ये देख लेते हैं कि ये जो सही सुमेलित है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित हैं, अर्थात विकल्प सी सही है। यहाँ पर विकल्प सी एग्जैक्ट सही है और 89,155 करोड़ रुपए वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आवंटित किए गए, विकल्प सी सही है। 94वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कथन कहा गया है। ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार की एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो राज्यों के सीमा नाम क्षेत्र परिवर्तन संबंधी विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के किसी सदन में रखे जा सकते हैं और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति देने से पूर्व वो जो है संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष रखवा सकता है। फिर कारण राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि राज्य सहमत है तो अच्छा है और नहीं सहमत है तो भी राष्ट्रपति वो जो है संसद में पेश करा सकता है। तो ये जो है डी उत्तर सही है, सही व्याख्या भी करता है। 94 का डी उत्तर सही है। 95वां क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें सम्मिलित पदों को सृजित करने की बात नहीं है, पृथक पृथक पदों को राज्यसभा सचिवालय क्योंकि पृथक है और लोकसभा सचिवालय पृथक है, वो अपने अपने पदों को सृजित कर सकता है। तो ए जो है गलत है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ को की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो इसमें जो है संसद में ऐसे विषय नहीं लाए जाते, चूँकि ये लोकसभा सचिवालय जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है और राज्यसभा सचिवालय जो होता है वो उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति के अधीन होता है। इसलिए न तो एक और ना ही दो सही है, विकल्प बी सही मेरे हिसाब से। इसके बाद 96वां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम और कल्पक्कम
क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों शिव समुद्रम जो है वो भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इसे 1902 में लगाया था अंग्रेजों के समय में। भारत में पहली बार जब बिजली उत्पादित होना प्रारंभ हुआ तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम में। फिर कलपक्कम में जो है न्यूक्लियर पावर सेंटर है, जो हमारे 5 न्यूक्लियर पावर सेंटर बने थे उन्हीं में से एक है। इसलिए ये जो पहला विकल्प सही है 96 का ए सही है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो एक वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 के तहत होता है, एक अध्यक्ष 6 सदस्य है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये गलत है। केवल एक सही है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, वो एक गैर सांविधिक संस्था है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, वो जो भी अपना प्रतिवेदन देगा वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखवाएगा। 98वां क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया? तो तुमकुर कर्नाटक में ये फरवरी 2023 में भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र उद्घाटित किया गया है, तुमकुर कर्नाटक में। यानी ये 98C उत्तर सही है। 99वां क्वेश्चन है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बिल्कुल सही है, करंट का प्रश्न है। जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। 2, भारत तो अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही है। लिथियम, निकेल और कोबाल्ट आयात पर निर्भर है भारत, लेकिन अब लिथियम के भंडार अगर रिहायशी जिले में मिलते हैं तो भविष्य में ये निर्भरता कम होगी लिथियम के मामले में। 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात 99वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसमें देखिए पहला है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन मूल कर्तव्यों में नहीं। बी है पर्यावरण का संरक्षण, तो साथियों बी जो पर्यावरण का संरक्षण है वो दोनों में है, वो मूल कर्तव्यों में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, वो दोनों में ही इसका प्राविधान है। 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। 101वां क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसमें स्वैच्छिक समाज सेवा यानी वॉलंटरी सोशल सर्विस, और फिर किसानी है, परिवहन है, नौकरी है। तो साथियों किसानी, परिवहन और नौकरी ये तो आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा देना ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। इसके पश्चात है 102वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो साथियों एक अनूठी उपहार योजना, ये अनूठी उपहार योजना ही वो जो है संबंधित नहीं है, तो इसलिए कूट में बाकी 3 योजनाएं सम्मिलित हैं, क्योंकि अनूठी उपहार योजना वो मध्य प्रदेश की है, जबकि बाकी 3 जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, फिर तीसरे नंबर पर कौशल्य मातृत्व योजना और चौथे नंबर पे स्त्री निधि योजना, ये तीनों उत्तर प्रदेश की योजना है। अर्थात कूट में 2, 3, 4 सही है, डी उत्तर सही है। 103 निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर साथियों है यमुना नदी पर मेरठ जिले में, ये सबसे पूर्वी स्थान है। तो 103वें क्वेश्चन का उत्तर सी सही है। 104 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसके लिए एक मानक मानदंड है, इसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ये प्रदूषण की जांच का आधार है, यानी ऑक्सीजन यदि कम घुली होगी तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव जंतु हैं वो मरने लगते हैं। तो एक जो बीओडी है वो जो है जल के प्रदूषण स्तर की जांच का मात्रक है। इसके बाद 105 रेगिस्तान में आवास
करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो साथियों मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं, ए सही है। 106 में भारत के प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों की बात कही गई है, तो साथियों देख लेते हैं। यहाँ पर यमुना का यमुनोत्री उद्गम स्थल है, जबकि कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है और महानदी सिहावा से निकलती है, अमरकंटक का एक स्थान है। तो इस प्रकार जो इसका मैचिंग है वो आप देख लीजिए, ए सही है, कूट में ए सही है उत्तर। इसके बाद 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित साथियों नीति, अर्थात उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थापित है, ये जो है सही सुमेलित है। इसके बाद जो है 108 निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो साथियों जानते हैं 1911-12 में जब राजधानी परिवर्तन हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, और दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग प्रवेश कर रहा था, तो रास बिहारी बोस ने बम से हमला किया था। और रास बिहारी बोस का संबंध जो है बंगाल की अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संगठन था उससे था। तो ए उत्तर सही है 108 का। 109 आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक का आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और दो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि दोनों का प्रभाव होता है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित होती रहती है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर अगर जनसंख्या बहुत बढ़ेगी तो आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो मेरे हिसाब से डी उत्तर सही है, दोनों सही हैं, 1 व 2 दोनों। और 110 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो सतत विकास लक्ष्य है वो समझते हैं SDG 10, जो हमारा SDG 10 है वो है असमानता की कमी लाना। फिर SDG 13 वो जलवायु परिवर्तन को में जो है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखना है। SDG 14 है पानी में जीवन से संबंधित, और SDG 15 है जमीन पर जीवन। इस प्रकार 110 का उत्तर सी कूट के हिसाब से सही है। 111वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म यानी दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है? तो वैशेषिक दर्शन और मार्क्सवाद का यहाँ पर पतंजलि दिया है, ये गलत है सुमेलित। न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा दिया गया, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, बी आंसर सही है। 111 का बी आंसर सही है। इसके बाद 112 खरीदादार कौन थे? तो मुगल काल में खरीदादार जो पदाधिकारी थे वो अधिकारी हिसाब किताब में प्रवीण होते थे, इन्हें खरीदादार कहा जाता था। इसके बाद जो है निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं? तो अलकनंदा जो 3 प्रयाग मिलते हैं उनमें अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, वो जो है ए आंसर सही है। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी 114वां प्रश्न है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो गुलनार मिर्डल ने जो है एशियाई देशों में व्याप्त गरीबी के अध्ययन पर ये द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी लिखी थी, और ये ऐसे पत्नी हैं जिन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, अल्वा मिर्डल और जो है गुलनार मिर्डल को। इसके बाद जो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो ये सतत विकास से संबंधित है, चाहे वो जो है रियो शिखर सम्मेलन हो या जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो, वो उनमें सतत विकास मुख्य उद्देश्य था। तो एजेंडा 21 एक्चुअली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 116वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्याज भुगतान पर
ये 20% दे रहे हैं, जबकि ब्याज भुगतान पर सर्वाधिक जो है बजट व्यय है 24%। तो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 117वां क्वेश्चन है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष आया? तो साथियों, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। और 118वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो चैम्बर्स 4 होते हैं, 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऑप्शन ए सही है। 119 निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो डोनेट्स बेसिन क्षेत्र है जो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। 119 का विकल्प डी सही है। इसके पश्चात है 120वां क्वेश्चन है। 119 का डी सही था और 120वें क्वेश्चन का कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो दोनों ही सही है। 1 व 2 दोनों सही हैं। 121वां क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली उल्लेखित है। 2 वायु पुराण में गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, यह भी सही है। यानी 1 व 2 दोनों सही है और ये विकल्प डी सही है। 121वें क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। 122 है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो साथियों, जनवरी 2023 में INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही है 122 का। 123 है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे कि राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका की। तो बिल्कुल सही है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा विधायिका का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरी बात ये है कि बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है, केंद्रीय सरकारों से कोई मतलब नहीं है। सी, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो साथियों, ग्रास रूट लेवल पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण भारत में ग्राम सभा ही है, जहाँ पर जो मतदाता है वो अपना प्रतिनिधि न भेज करके स्वयं उसमें भाग लेते हैं और जो है ग्राम सभा की बैठ के 6-6 माह में संविधान का जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत होता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों विकल्प सही हैं। 124 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो इसके लिए साथियों 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है उत्तर प्रदेश में, जिनका आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा। विकल्प डी 124वें क्वेश्चन का सही है। 125वां क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी। देखिए, अभी तक ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख के रूप में ब्रिटिश सम्राट या महारानी को मानता था और अपनी करेंसी नोटों पर वो जो है ब्रिटिश महारानी का चित्र लगाता था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ये त्याग दिया है। ए सही है, 125 का ए विकल्प सही है। 126 है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। तो जितने भी रनिंग वाटर सिस्टम होते हैं उसको हम लोटिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे नदी, नहर, ये सब रनिंग है, तो नदी एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अनुच्छेद 127 से प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो रेशम
जो होता है वो वस्तुतः प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, सी सही है। 128 समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल जितने भी होते हैं, सीवीड्स जो होती हैं, वो साथियों आयोडीन का एक प्रचुर स्रोत माना जाता है। 128 का विकल्प ए सही है। 129 संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आवंटित है, बिल्कुल सही है, 31 सीटें आवंटित हैं। और फिर 2 लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, यानी जो है डी विकल्प सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं। फिर है निम्नलिखित 130 निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित है? तो साथियों इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मिशिगन झील यूएसए की प्रसिद्ध झील है, 5 झीलों में एक इसका नाम है। और बेकाल जो है रूस की झील है, सही है। यहाँ पर ओनेगा झील कनाडा में नहीं है, यही सुमेलित नहीं, अर्थात बी सुमेलित नहीं है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है 131वां, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ए रजिया इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, बिल्कुल सही, रजिया के पिता इल्तुतमिश थे। बी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, यानी हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूंनामा लिखा है, तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, यह भी सही है। सी हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये बिल्कुल गलत है। अलाउद्दीन की पत्नी कमला देवी थी, जो गुजरात विजय से जो है वो जो है पकड़कर नुसरत खान ने भेंट किया था। यहाँ पर हमीदा बानो बेगम वस्तुतः हुमायूं की पत्नी थी, जो अकबर की माँ थी, तो सी सुमेलित नहीं है। डी शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, वो सही है। तो सी 131वें का सी गलत सुमेलित है, आंसर वही सही है। 132 दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? तो साथियों इस बार जो है ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जो सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। 132 का ए सही है। 133 डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथन है, यह एक स्वतंत्र परिषद के संदर्भ से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है, गुजरात में इसे स्थापित किया जा रहा है, अर्थात केवल एक सही है कूट के अनुसार। अगर उत्तर देखा जाए तो 133 का बी सही है। 134 निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस में आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब नोबेल गैस का उदाहरण है, लेकिन एक्टिनियम वो एक धातु है, सी इसका जो है उत्तर सही है। 135 देख लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक अनुराधा राय है, ए सही है, ए सही है 135 का। फिर 136 है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा, ये मुंबई में आयोजित किया गया, और इसके बाद एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई गई, तो दोनों ही सही हैं, 1 व 2 दोनों सही है, अर्थात 138वें का उत्तर सी सही है। 137 निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सी जैसिंडा आर्डन, ये जो है नए प्रधानमंत्री हैं, जैसिंडा। इसके बाद जो है 138 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभक्त है? तो चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंड, अर्थात बी इसका उत्तर सही है। कनिष्क के दरबार में चरक संहिता के लेखक चरक रहा करते थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में क्रांति लाई थी, तो उन्हीं की कृति है, इसमें आंसर आपको बता दिया गया। 139 भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, मरीन बायोडायवर्सिटी का प्रथम सेंटर जो है जामनगर गुजरात में स्थित है, डी सही है।
140 दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई और विक्षेपित होने का कारण, बाई और विक्षेपित होने का कारण है वो जो है कॉरियोलिस फोर्स। बी आंसर सही है। कॉरियोलिस फोर्स के कारण वो जो है पवनें विचलित होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्लियर है। 141 किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से डिप्थीरिया से बचाता है? तो साथियों इसमें जो mRNA प्रकार का टीका है वो डी ऑप्शन वो सही है। 142वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, वो सभी राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के माध्यम से पद को त्याग सकते हैं। एक उत्तर सही है। 143 निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसमें कीटभक्षी पौधा ए सही है, निक्टेंथिस ए सही है। इसके बाद जो है 144 निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो नोवावैक्स बनाया गया है। mRNA वैक्सीन तकनीक पर आधारित है, अर्थात उत्तर बी सही है। 145 निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर ए सही है। 146 भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? वैसे साथियों लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, किंतु विधिवत दशकीय परिष्कृत आंकड़ों सहित वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई, अर्थात इसमें बी उत्तर सही आप मानेंगे। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली दशकीय जनगणना हुई। और 147 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरी अनुसूची वो शपथ एवं प्रतिज्ञान प्रारूप, और बी 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन है, सी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और डी 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थान का आवंटन। तो 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थान का आवंटन नहीं है साथियों, बल्कि 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिसकी विधिमान्यता का दावा न्यायालय में नहीं किया जा सकता, आंसर डी सही है 147 का। इसके बाद जो है 148 है, ये पुरातात्विक स्थल है, वर्तमान स्थान है। जैसे पुरातात्विक स्थल नेवासा वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद बी ईशमपुर वो जो है कर्नाटक में है। डीडवाना राजस्थान में है। और जो है डी गुडियाम गुफा वो जो है D2 यानी तमिलनाडु में है। ये कूट 148 का सी सही है। 139 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार वो साथियों बी यम कीरावनी, ये जो है गीत नाटू नाटू के रचनाकार है। और 150 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के स्थान का सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था, और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, ये सब सही सुमेलित है। और 11 मई 1857 को झांसी में सही सुमेलित है, जबकि लखनऊ में 30 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। साथियों ये जो है हमारा संपन्न हुआ। आपको जो है आप सभी इसमें सफल हो, अपने जो है प्रश्न मिलान कर ले। आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये हल प्रश्न पत्र अत्यंत उपयोगी है। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप चयनित हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।